एपिसोड 11 कार रेसिंग। रिसेप्शन वाली लड़की तुरंत डेविड के पास जाती है और कहती है कि डेविड मुझे माफ़ कीजिए, ये जेंटलमैन यहाँ हमारे मैनेजर मिस्टर अयर से मिलने आए हैं, मैंने उन्हें भेज दिया है। एक दूसरी लड़की आती है और देवेश से कहती है, एक्सक्यूज़ मी सर, आप मेरे पीछे आइए, मैनेजर दूसरे फ्लोर पर है, चलिए नहीं तो मिस्टर डेविड नाराज हो जाएंगे। देवेश उसके साथ चला जाता है और जाते जाते ही रास्ते में उससे पूछता है कि ये लड़का कौन है, क्या पूरा रेस ट्रैक इसके लिए ही बंद है। वो लड़की थोड़ी हैरान होते हुए कहती है, सर आप इन्हें नहीं जानते, अरे ये फेमस डेविड बजाज है दिल्ली में, इनसे कोई पंगा लेने की हिम्मत भी नहीं करता। दोनों बातें करते हुए मैनेजर के ऑफिस के सामने आ जाते हैं। वो लड़की दरवाजा नॉक करती है और कहती है, मैनेजर अयर यहाँ पर आपसे मिलने के लिए मिस्टर देवेश राय आए हैं। लकड़ी दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। मैनेजर खड़े होकर इधर उधर देखते हुए कहता है कि यो मिस्टर राय किधर है जी, तुम हमको पहले क्यों नहीं बताया, अब तुम्हारी सैलरी कटेगी। जल्दी जाने का और पानी लाने का। मिस्टर राय के लिए वो लड़की मैनेजर को इतना एक्साइटेड देख सोचती लगती है कि कहीं वो हमारे नए बॉस मिस्टर राय तो नहीं हैं। तभी देवेश भी अंदर आ जाता है और मैनेजर अयर उसके तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये हमारा रेसिंग ट्रैक मिस्टर राय ने खरीद लिया है, जो अब से यहाँ हमारे बॉस है, तो तुम समझी कि नहीं। वो लड़की सिर हिलाते वहां से चली जाती है और मैनेजर देवेश को अपना पूरा नाम रामास्वामी अयर बताता है और वो इस रेसिंग ट्रैक का सारा फाइल और कागजात देवेश के सामने लाकर रख देता है। कहता है कि आप इन सभी को देख लीजिए जी। देवेश कहता है कि मैं इन्हें नहीं देखूंगा, जो पहले जैसा चल रहा था उसे वैसे ही चलने दो, और अगर यहाँ कोई दिक्कत आती है जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर मुझसे बात कर लेना, ठीक है। देवेश आगे कहता है कि मैनेजर क्या आप पहले मुझे हमारे रेसिंग ट्रैक के अराउंड दिखा सकते हैं। मैनेजर कहता है, ओके ठीक है जी, प्लीज़ हमारे पीछे आने का जी। मैनेजर देवेश को अपने साथ रेसिंग ट्रैक के पास ले जा रहा था। वो बोलता है कि मिस्टर राय आपने पूरा रेसिंग ट्रैक खरीद लिया है, जरूर आप खुद भी रेसिंग करना पसंद करते होंगे, क्या आप 2 चक्कर लगाना नहीं चाहते। देवेश कहता है कि आप कह ही रहे हैं तो ठीक है, आज थोड़ा एक्सरसाइज कर ही लेते हैं, किसी को भेज दो बाहर से मेरी कार लाने के लिए। मैनेजर किसी को फ़ोन लगता है, कहता है कि यो तुम बॉस का कार अंदर लाने का जी। दोनों चलते चलते रेसिंग ट्रैक के एकदम पास पहुंचते हैं। वहां ट्रैक पर कई कारें दौड़ रही थी, सर्रा हूं। तभी मैनेजर के पास सभी कारें आकर रुक जाती है और उसमें से एक कार से डेविड निकलता है और गुस्से से कहता है, अबे मैनेजर अयर तेरे साथ क्या गलत हो गया बे, मैंने पहले ही इस ट्रैक को पूरा बुक कर लिया है, तो तेरी हिम्मत भी कैसे हुई लोगों को यहाँ लाने की, क्या तू मरना चाहता है बे। मैनेजर अयर कहता है कि अरे रे मिस्टर बजाज तुम गलत समझा जी, मैं इधर को बाहरी व्यक्ति को लाने का हिम्मत भी नहीं कर सकता जी, ये मिस्टर राय है जी, कबीर इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक के इकलौते मलिक हैं जी, और ये बस इस ट्रैक को देखने आए थे जी, तुम गुस्सा नहीं होने का जी। मैनेजर की ये सब बातें सुनकर वहां सभी के आंखें बाहर आ जाते हैं और सभी के मुंह से निकलता है क्या। देवेश थोड़ा किसी एक्शन हीरो की तरह एक्ट करते हुए कहता है कि मैनेजर अयर मैं ट्रैक का कुछ चक्कर लगाना चाहता हूँ, इन स्ट्रेंजरों को यहाँ से हटाओ, इन्हें इनका पैसा वापस दे दो, ये लोग यहाँ से चले जाएं। डेविड मन में सोचता है क्या ये सच में हमें बाहर कर देगा, लगता है दिमाग से काम लेना होगा। वो तुरंत ही सिगरेट का पैकेट आगे करता है, ब्रो क्या तुम लेना पसंद करोगे, और कहता है कि दिल्ली में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे इस जगह से निकल सके। कुछ देर बाद डेविड बोला, क्या सोचते हो, क्यों ना मैं और तुम एक चक्कर लगाए, जो जीता वही यहाँ रेसिंग करेगा, मतलब खेलेगा। देवेश सिगरेट निकालते हुए कहता है कि इस बारे में तो तुम भूल ही जाओ। डेविड देवेश का सिगरेट जलाते हुए कहता है कि लोग मुझे ट्रैक पर कार रेसिंग का गॉड बुलाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 10 सेकंड दूंगा, अब तुम इतना डरपोक भी मत बनो। डेविड अपना सिगरेट जलाने लगता है और तब देवेश कहता है कि चलो तो ठीक है, केवल 2 चक्कर, मेरा भी अपनी कार के साथ ट्राई करने का मन कर रहा है, जरा मैं भी अपने अनुभव को देखूं कि कैसा है। देवेश मन में सोचता है कि सिस्टम ने मुझे रेसिंग ट्रैक के साथ साथ मास्टर ड्राइविंग स्किल भी दी है, तो चलो आज ट्राई कर ही लेते हैं, लेकिन इस सिगरेट का क्या, मैं तो पीता ही नहीं, कैसे पीऊं इसे। इसके सामने कूल बनने के लिए तो सिगरेट ले ली, मगर जैसे ही एक कश लूंगा पकड़ा जाऊंगा, जो भी यहाँ मैंने इतना हीरो वाली स्टाइलें मारी है वो सब धरी की धरी रह जाएगी। देवेश ये सोच ही रहा था कि डेविड मुंह में सिगरेट लिए हंसते हुए कहता है कि ब्रदर तुम्हारी कार कहाँ है, अगर तुम सोचते हो कि मेरी कार तुम्हारी कार से बहुत अच्छा है तो मैं अपनी कार बदल दूंगा। तभी वहां देवेश की कार की एंट्री होती है, जिसे देखकर डेविड के दोनों आंखें ही बाहर आ जाते हैं। वो कहता है कि क्या ये तुम्हारी कार है। देश हाथ में सिगरेट लिए एकदम कड़क स्टाइल में कहता है कि हाँ वैसे ये इतनी महंगी नहीं है, लेकिन तुम्हारी कार से तो अच्छा ही है। देवेश मन में सोच रहा था कि क्या बात है, मेरी कार ने सही टाइम पर एंट्री लेकर मेरी पोल खुलने से बचा ली, चलो अब ये सिगरेट तो नहीं पीना होगा। देवेश आगे कहता है कि क्या क्या सोचते हो, कहीं मैं इस कार से तुम्हें डरा तो नहीं रहा हूँ। डेविड अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि ये सच नहीं है, मैं अपनी कार पर 3 करोड़ से ज़्यादा खर्च की है, मैं परफॉर्मेंस में कभी नहीं हारूंगा। दोनों अपनी अपनी कार लेकर अपने अपने पोजीशन पर आए जाते हैं। वहां एक लड़की अपने हाथ में झंडा लिए हुए काउंट करने लगती है,
3-2-1 गो। तुरंत रेस स्टार्ट हो जाता है। वहां पूरे ट्रैक पर केवल कार के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। होए होए हूँ। दोनों कार भगाए जा रहे थे, तभी वहां मोड आ जाता है। डेविड अपनी कार थोड़ा धीमा कर लेता है, लेकिन देवेश इसका अभी भी वही स्पीड था। इधर मैनेजर देखता है और कहता है कि मोड पर मिस्टर बजाज ने कार धीमा कर ली है। अयो, क्या मिस्टर राय हाई स्पीड में ही मुड़ेगा जी? वहां डेविड के साथी भी इस सिचुएशन को देखकर चौंक गए थे और कहते हैं कि यह तो गोबर है। यहाँ तक कि प्रोफेशनल भी रेस में मोड पर कार को हाई स्पीड पर रखने की हिम्मत नहीं करते। एक थोड़ी सी लापरवाही और कार एकदम खत्म। इधर रेसिंग ट्रैक पर देवेश और डेविड में रेस चल रही थी। तब देवेश अपनी स्पीड और बढ़ता है और डेविड ये देखकर सोचता है कि क्या ये सच में टर्न पर हाई स्पीड में ही मोड़ रहा है। डेविड के सभी साथी इस सरप्राइज को देखकर अपने चश्मा उतार लेते हैं और कहते हैं कि अरे बाप रे, ये आदमी तो सच में पूरा पागल है। तभी देवेश फिनिश लाइन को पार कर जाता है, जिस पर वो चीयर लेडी खुश हो चिल्लाते हुए कहती है कि यस, हमारे बॉस जीत गए हैं। उनकी ड्राइविंग स्किल तो कमाल की है। देवेश गाड़ी में रखे उसी सिगरेट को उठाता है जिसका उसने अभी तक एक कश भी नहीं लिया था। वो उसे लेकर कार से बाहर आ जाता है और एकदम किसी हीरो की तरह सिगरेट लिए पोज बनता है, जो कि देखने में किसी जोकर की तरह लग रहा था। डेविड उसके पास आता है और कहता है कि मैं हार मानता हूं और हंसते हुए कहता है कि आज से आप मेरे आइडल हो, और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन देवेश उसे तुरंत रोक देता है, कहता है अबे साले, ये क्या कर रहा है, दूर रह मुझसे। वो चीयर लेडी और डेविड के साथ आई लड़कियां देवेश की इस फनी पोज को देखकर कहती है कि वाह, मी राय कितना कूल है और कितने हैंडसम है। मेरा तो उन पर दिल आ गया है, क्या जबरदस्त कार चलाते हैं, मानो कार जमीन पर नहीं हवा में चल रही हो। काश ये मेरे हो जाए तो मजा ही आ जाए। क्या सच में डेविड उसे अपना आइडल मानता है या फिर कुछ और? एपिसोड 12 सब देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। डेविड कुछ लेकर परेशान था, इसलिए वो सिर खुजलाते हुए देवेश के पास जाकर बोला कि मिस्टर देवेश, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपकी कार मॉडिफाइड नहीं है, फिर भी ये मेरी कार से तेज कैसे है? देवेश उसकी तरफ मुड़ता है और मुस्कुरा कर कहता है, तुम अभी भी नहीं समझे, इसमें कार से कोई खास मतलब नहीं है। कार तो एक जरिया है, स्पीड तो चलाने वाले की स्किल और उसके ऊपर निर्भर करती है। तुम्हें अपनी कार के इंजन को शुरू में ही फुल पोटेंशियल पर ले लेना चाहिए। अब कुछ समझे? डेविड को अब भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो फिर भी हंसते हुए कहता है कि आप तो ऑसम है। आज तो मैं एक ड्राइविंग मास्टर से मिल गया। सच में आप तो एकदम कमाल के हो। क्या आप मुझे अपना व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर ऐड कर सकते हैं? मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ। देवेश उसे अपना फ़ोन निकालकर उसे अपने व्हाट्सएप पर ऐड कर लेता है। डेविड भी खुश होकर कहता है कि भाई देवेश, अगर दिल्ली में कोई भी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। आज से हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है? देवेश कहता है वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा भी नहीं है। दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी देवेश का फ़ोन डिंग करता है। देवेश फ़ोन चेक करता है तो उसमें यामी ने उसे कहीं ले जाने के लिए बुलाया था। देवेश अपने कार की तरफ जाने लगता है और मुड़कर कहता है कि मिस्टर अयर, मेरे पास कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। मैं फिर कभी यहाँ पेट्रोलिंग करने चला आऊँगा। और बगल में खड़े डेविड से कहता है कि डेविड, आज तुम यहाँ जी भर के रेसिंग कर सकते हो, आज ये तुम्हारे लिए फ्री है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर वो वापस मुड़ता है और अपनी कार का दरवाजा खोलता है और बैठ जाता है। देवेश के आज की रेसिंग फ्री वाली बात सुनकर डेविड खुश होकर कहता है कि क्या बात है, थैंक यू देवेश भाई। वैसे तुम किस प्रकार का काम करते हो जो इतनी जल्दी में हो? देवेश कुछ सोचता है और कहता है कि मैं कैबर कंपनी के साथ ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूँ। मुझे एक ऑर्डर लेने जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी में हूँ। तुम लोग अपना रेसिंग का काम जारी रखो, मैं चला यहाँ से। देवेश की बातें सुनकर तो डेविड और मैनेजर एयर के मुंह खुला, आंख बाहर आ जाती है। दोनों बोल पड़ते हैं कि क्या टैक्सी ड्राइवर? देवेश को उन दोनों की बातें और इमोशन से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो अपनी कार को तेज स्पीड में भगाकर वहां से निकल जाता है। वो जल्दी ही यामी के घर पर पहुंच जाता है। वैसे यामी अपनी फैमिली के साथ नहीं बल्कि अपना दूसरा घर लेकर अकेले रहती थी। उसके पिताजी उससे कभी कभी मिलने आया करते थे। देवेश घर का बेल बजाता है और कहता है कि मिस यामी जी, आपकी कार बाहर आ गई है। यामी दरवाजा खोलती और कहती है, अरे तुम तो बहुत जल्दी आ गए, मैं तो अभी तक तैयार भी नहीं हूँ। देवेश एकदम रोमांटिक अंदाज में यामी के गुलाबी ओठों पर अपनी अंगुली रख देता है और कहता है कि तुम्हें आदमियों से इतना तेज नहीं बोलना चाहिए। यामी तुरंत थोड़ा पीछे हो जाती है और कहती है कि अरे ये सब छोड़ो, अंदर आओ और मेरा इंतजार करो। यामी अभी अभी नहाकर आई थी, उसके बालों से अभी भी पानी की बूंदें टपक रही थी और उसके नहाने के बाद एक ढीला कपड़ा यानी बाथरोब पहने हुई थी। देवेश बस उसे देखे ही जा रहा था, बस एकटक देखे ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो देवेश कहीं ख्यालों में खो गया था। यामी उसे ऐसे देख कहती है कि अरे वो कहाँ खो गए मिस्टर, तुम यहाँ सोफे पर बैठो, मैं अभी अपनी हेयर ड्राई करने जा रही हूँ। चाहे तो तुम टेबल पर रखी लैपटॉप में गेम या मूवी तब तक देख सकते हो। देवेश को होश आ जाता है, कहता है ठीक है तुम जाओ, तैयार हो जाओ, मैं तब तक कुछ देखता रहूंगा। यामी अंदर चली जाती है और हेयर ड्रायर से अपनी बाल सुखाने लगती है। तभी देश कहता है कि तुम्हारा लैपटॉप में एक ईमेल आया है।
यामी कहती है चिंता मत करो, वो कुछ बिजनेस के डॉक्यूमेंट हैं। बाहर से आवाज आती है नहीं, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं दिख रहा है, इसमें यह है कि आपका पर्पल लेस अंडरगारमेंट्स डिलीवर के लिए निकल गया है। देवेश आगे कहता है कि मिस यामी एक और मैसेज आया है आपके लैपटॉप पर। अभी देवेश की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि यामी बड़ी तेजी से दौड़ते हुए उसके पास आने लगती है और कहती है कि अरे नहीं, और जैसे ही वो देवेश के पास पहुंचती है उसका पैर टेबल से टकरा जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। देवेश को कुछ समझ नहीं आता है, वो तुरंत ही यामी का बाथरोब पकड़ लेता है। यानी गिरने से बच जाती है और कहती है कि ओ गॉड बच गई, अच्छा बैलेंस बनाया। लेकिन तभी उसकी नज़र अपने बाथरोब पर जाती है तो वो तो देवेश के हाथ में थी। दरअसल बात यह है कि जब यामी को बचाने के चक्कर में देवेश ने उसका बाथरोब पकड़ा तो यामी तो बच गई, लेकिन बाथरोब उसके हाथ में चली आई और देवेश को जो कुछ नहीं देखना चाहिए था उसने वो सब देख लिया। इसके बाद उसका डोपामिन लेवल हाई हो जाता है और उसके नाक से खून आने लगता है। वो कहता है अरे बाप रे, ये क्या देख लियो रे। यामी उसे धक्का देते हुए उससे बाथरोब लेकर तुरंत वहां से भागने लगती है। देवेश अपना नाक से खून पोंछते हुए कहता है तुमको दौड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो कहीं ये सब फिर से ना हो जाए। यामी चिल्लाते हुए कहती है तुम बोलना बंद करो, ये कितना शर्मनाक है, अब मुझे और शर्मिंदा मत करो। ठरकी कही के वो अंदर चली जाती है। इधर देवेश तो बहुत खुश था, वो सोच रहा था कि अब वो चैन से मर सकता है, बस एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई थी, शादी करने की। यामी अंदर जाकर बहुत शर्मा रही थी, ये कितना एम्बारासिंग है, अब मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी, उसने सब कुछ देख लिया। नहीं, मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, मैं एम्ब्रास नहीं हो सकती, जिसने देखा है वो एम्ब्रास हो, मुझे ये सब बातें भूल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी उसने मुझे देख लिया, मैं अब बाहर उसे कैसे फेस करूंगी। अरे नहीं, वो इतने टाइम में कुछ ज्यादा नहीं देख पाया होगा। हाँ एकदम सही बोल रही है यामी, तू तो जीनियस है। लेकिन जब वो ज्यादा नहीं देख पाया तो उसके नाक से खून क्यों आ रही थी। छोड़ो इन सब बातों को, मैं जितना इसके बारे में सोचूंगी उतना ही परेशान हो जाऊंगी। मुझे आज के पार्टी के लिए तैयार होना है बस। कुछ देर बाद यामी एक ब्लैक ड्रेस पहने हुए बाहर आती है और देवेश से कहती है कि इस आउटफिट में मैं कैसी लग रही हूँ। क्या आगे देवेश और यामी के बीच कुछ होने वाला है? एपिसोड 13 फिर से पकड़ा गया। देवेश यामी को उस आउटफिट में देखता ही रह जाता है। देवेश जब जब यामी को देखा है तब वो यामी की तरफ और खींचा चला जाता है। देवेश मुस्कुराते हुए यामी से कहता है कि ये ड्रेस तो ब्यूटी कंपटीशन में भाग लेने के लिए पर्याप्त है, मेरे कहने का मतलब है ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। यामी अपनी ड्रेस की प्रशंसा सुनकर एकदम खुश हो जाती है। तभी देवेश एक कातिल हंसी हंसते हुए कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये आउटफिट दंड बैठक करने के लिए बेहद सूटेबल है। इस बात को सुनकर तो यामी थोड़ा चौंक जाती है और थोड़ा ब्लश करने लगती है। वो देवेश के पास आकर कहती है कि चिंता मत करो, मैं भूली नहीं हूँ, मुझे याद सिर्फ 9 दंड बैठक ही है, न जाओ पहले सब पर्दे लगा दो, मैं ये तुम्हारे लिए करती हूँ। देवेश तुरंत ही वहां के सारे पर्दे लगा देता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। कहता है मैं तैयार हूँ देखने के लिए, चलो शुरू करो। यामी कहती है कि ठीक है और वो एक हाथ से अपने खुले बालों को पकड़ती है, दूसरा हाथ अपने सीने पर रख लेती है ताकि देवेश की नज़र गलत जगह पर न जाए, और वो दंड बैठक करना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद वो सब कर लेती है, उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वो हौंकते हुए कहती है लो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, चलो अब मुझे पार्टी के लिए जाना है। देवेश बाथरूम की तरफ तेजी से जाते हुए कहता है कि 1 मिनट रुको, मैं पहले बाथरूम होकर आता हूँ। ये सुनकर यामी का चेहरा टमाटर ले तरह लाल हो जाता है और उसके मन में अजीब तरह के ख्याल आने लगती है। करीब आधे घंटे बाद देवेश आता है और सभी पर्दों को सही करने लगता है। वो कुछ बाहर देख लेता है, उसके बाद वो सोफे पर आकर बैठ जाता है। यामी उसे सोफे पर बैठते देख कहती है तुम चल क्यों नहीं रहे हो? दिवस कहता है कि मैंने अभी किसी को बाहर देखा है जिन्हें मैं जानता हूँ। यामी कहती है कि क्या यहाँ तुम्हारा कोई जानने वाला दोस्त है? देवेश कहता है नहीं, मैं और वो अभी कुछ दिन पहले ही मिले थे, लेकिन शायद तुम उन्हें खूब अच्छी तरह से जानती हो। देवेश फिर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, चलो अच्छा चलते हैं। तभी यामी के घर का दरवाजा खोलते हुए वहां एक आदमी और औरत अंदर आते हैं। उन दोनों को देखकर यामी के मुंह से निकलता है पिताजी और माँ, और यहाँ ये दोनों और कोई नहीं बल्कि यामी के माता पिता थे। उन दोनों को यहाँ इस टाइम पर देखकर यामी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। उसके पिता थम्स अप करते हुए हंसते हुए कहते हैं क्या तुम दोनों ने कर लिया? यामी के माता पिता ओपन माइंड थे, वो दोनों इस मॉडर्न एरा को अच्छी तरह से समझते थे। अपने पिता को गलत दिशा में जाते देख यामी कहती है कि पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं और आप दोनों यहाँ कब आए? यामी के पिता हंसते हुए कहते हैं कि मैं काफ़ी समय पहले ही आ गया था, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारे सभी पर्दे लगे हुए थे तो फिर अंदर आने की हिम्मत नहीं की। उसकी माँ भी आगे आते हुए हंसकर कहती हैं कि अरे पागल लड़की, तुम इतना शर्मीली क्यों हो? ये तो यंग लोगों के बीच नॉर्मल है, हम सब समझते हैं, तुम्हें इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें कुछ कहेंगे थोड़ी, आखिरकार अब तुम बड़ी हो चुकी हो। अपनी माँ को भी गलत दिशा में जाते देख यामी कहती है कि अरे माँ, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने कपड़े बदल रही थी, आप गलत सोच रही हो।
उसकी माँ भी थोड़ा तंज करते हुए बोलती है, हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों मिलकर अंदर सिर्फ कपड़े ही तो बदल रहे थे, मैं कहाँ कुछ गलत बोल रही हूँ, अब हम तो बूढ़े हो चुके हैं जो एक साथ कपड़े बदलने को कुछ और ही समझ बैठे हैं। तभी यामी के पिता उसकी माँ से कहते हैं कि डार्लिंग, ऐसा लगता है कि दोनों कहीं बाहर जा रहे हैं, हमें कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए, इन्हें जाने देते हैं। यामी की माँ देवेश की तरफ मुड़कर हंसते हुए कहती है कि बेटा देवेश, हम तुम्हें बाहरी नहीं समझते, परसों इसके दादाजी का जन्मदिन है तो तुम्हें जरूर से आना है, ठीक है। देवेश भी सिर हिलाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा। पीछे खड़ी यामी शर्म से लाल हुई पड़ी थी, एकदम टमाटर की तरह, क्योंकि उस दिन उसके पिताजी, आज माँ और पिता दोनों ने गलत समझ लिया था। वो उन्हें जाते हुए देख रही थी और मन में सोच रही थी कि हमेशा ऐसा क्यों होता है, जब मैं देवेश के साथ होती हूँ हमेशा लोग गलत ही मतलब निकाल लेते हैं। यामी के माता पिता वहां से निकल जाते हैं। देवेश पीछे मुड़कर यामी से कहता है कि मिस यामी, क्या आप अभी भी जाने वाली है? यामी कहती है कि हाँ बिल्कुल, चलो चलें, आखिर मेरे इतने देर तैयार होने का क्या फ़ायदा जब मैं नहीं जाऊंगी। दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। कार उस पार्टी स्थल पर पहुंच जाती है। देवेश कार का दरवाजा खोलते हुए कहता है कि यामी जी, हम पहुंच गए हैं, और हाँ 5 स्टार रिव्यू याद रखना, और जब जाना हो तो ऑर्डर कर देना, मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए चला आऊँगा। यामी कहती है कि पागल, सभी लोग मीठे शब्द बोलना जानते हैं, लेकिन तुम तो सीधे बोलने वाले हो, बस हमेशा 5 स्टार रिव्यू का रट लगाए रहते हो। देवेश हंसते हुए कहता है कि क्या करूं, मेरी जॉब है, अच्छा अंदर जाओ, अगर कोई भी काम पड़े तो मुझे बुला लेना। यामी देवेश को बाय करते हुए अंदर चली जाती है। तभी वहां सारा आ जाती है जो देवेश से कहती है, अरे मास्टर, तुम तो कमाल के हो, तुम्हें बधाई हो, तुमने सेफली 100 किलोमीटर तक कार ड्राइव कर ली है, वो भी पैसेंजर के साथ। इसके रिवॉर्ड में तुम्हें 2 लाख पॉइंट और कैबर कंपनी का 21% शेयर तुम्हें मिलता है। ये बातें सारा डांस करते हुए कह रही थी। देवेश सारा की बातें सुनकर कहता है, क्या बात कर रही हो सारा, मैंने तो बस कुछ ही ऑर्डर पूरा किया और अब मैं इस ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर कंपनी कैबर का बॉस बन गया। सारा कहती है, कैबर ट्रेवल्स कंपनी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। ये सुनकर तो देवेश का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। सारा आगे कहती है कि अगर तुम चाहो तो अपना शेयर बेचकर 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर कैश आउट कर सकते हो। देवेश सारा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है कि मेरी कर्ट इनकम के साथ मुझे नहीं लगता कि कैश आउट करने की जरूरत है, इससे अच्छा तो ये रहेगा कि इसे ऐसे ही रहने दे और कुछ 100 करोड़ रु का लाभांश सालाना लेते रहे। ये बोलने के साथ दोनों हंसने लगते हैं। एपिसोड 14, बैड रिव्यू और कंप्लेन। सारा देवेश को और आगे बताते हुए कहती है, मास्टर, आपका काम 70% पूरा हो गया है, बाकी 30% पूरा होने के बाद आप अपना दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। देवेश हैरान होते हुए कहता है कि क्या होगा जब काम पूरा 100% हो जाएगा, तब मुझे कितना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा? हाँ, मैं जरूर से ऑर्डर लेना जारी रखूंगा। सारा कहती है, वाह मास्टर, आप तो एकदम डिटरमाइंड होकर काम करते हैं, और फिर वो वहां से गायब हो जाती है। तभी देवेश का फोन रिंग करता है। एक मैसेज आता है, उसे पीवीआर होटल से ग्रेटर नोएडा जाने का ऑर्डर आया था। देवेश चेक करता है। देवेश कहता है कि रोड साफ है, मैं बस ये अंतिम ऑर्डर पूरा करूंगा और सीधे घर निकल दूंगा। एक लड़की जो पीवीआर होटल के सामने फोन से फ्रंट कैमरे से अपनी आप को देख रही थी, इसका नाम रीना सिंह है। तभी उसके बगल में एक स्पोर्ट कार आकर रुकती है। ये किसी और का नहीं बल्कि देवेश का ही था। देवेश कार का शीशा खोलता है और उस लड़की से बोलता है, क्या आप ही मिस रीना है? फोन नंबर का लास्ट नंबर 0856 है। रीना कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। वो लड़की मन में सोचती है कि ओ माय गॉड, आज मैं एकदम ड्रेस अप हूँ, इसलिए इस अमीर लड़के की नज़र मुझ पर आ गई। वो हंसते हुए कहती है कि क्या बात है सर। देवेश कहता है कि अंदर आकर बैठ जाए। रीना झट से दरवाजा खोलकर बैठ जाती है और तुरंत ही सीट बेल्ट लगा लेती है। वो इसे इतनी जल्दी से कर रही थी कि मानो उसकी हवाई जहाज आज छूट जाएगा। रीना देवेश से हंसते हुए कहती है कि हेलो, मेरा नाम रीना सिंह है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपने मुझे क्यों बैठा है, मैं कोई बहुत सिंपल लड़की नहीं हूँ। देवेश कुछ देर चुप रहता है और कहता है कि क्या आप वो नहीं है जिसने ग्रेटर नोएडा जाने के लिए ऑर्डर किया था? रीना देवेश की ये बातें सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि क्या तुम टैक्सी ड्राइवर हो? झूठे, कौन सा टैक्सी ड्राइवर इतनी महंगी स्पोर्ट कार टैक्सी के लिए चलता है? देवेश कहता है कि ये नए वर्जन की सुपर टैक्सी ड्राइवर की सर्विस है। रीना मुंह फेरते हुए कहती, धत्तेरी, मैं एक बेकार के लिए खुश हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं एक अमीर लड़के से मिली, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये एक टैक्सी ड्राइवर होगा। देवेश भी थोड़ा निराशा भरा चेहरा बनाते हुए कहता है कि इस लड़की का चेहरा और व्यवहार एकदम से बदल गया। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही आगे चलते रहते हैं। रीना देवेश से कहती है कि अरे तुम थोड़ा धीरे चलाओगे, मैं कुछ फोटो लेना चाहती हूँ इंस्टा पर डालने के लिए। इसके अलावा अगर इस कार पर थोड़ा सा भी एक भी स्क्रैच आ गया तो तुम इसके पैसे भरने के लिए कई साल लगा दोगे, तब भी नहीं भर पाओगे, इसके लायक ही नहीं हो। रीना की ये तंज भरी बातें सुनकर देवेश को गुस्सा जाता है और वो थोड़े गुस्से में बोलता है कि ये कार मेरी ही है। रीना देवेश की बातें सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि ये कितना फनी है, तुम ये दिखाना बंद करो, तुम सोचते हो कि ये बोलकर तुम मुझे पा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचना भी मत। देवेश गुस्से में कहता है कि तुम क्या, मैं कोई दिखावा करने वाला लगता हूँ?
रीना एक अलग ही अंदाज में कहती है कि तुम बेकार के पार्ट टाइम वर्कर, अच्छा रहेगा कि ये सब करना बंद कर दो। देवेश गुस्से में कहता है कि बेकार पार्ट टाइम वर्कर से यहाँ तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम पार्ट टाइम वर्कर नहीं हो? रीना उसी अंदाज में कहती है कि हालांकि मैं भी एक पार्ट टाइम वर्कर हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ऊंची हूँ, तुम एक टैक्सी ड्राइवर हो, मेरी जूती के बराबर भी नहीं हो। ये सुनकर तो देवेश का गुस्से का ज्वालामुखी कंट्रोल में था, वो अचानक ही फट जाता है और वो तुरंत ही कार में ब्रेक लगा देता है। अचानक ब्रेक लगने से रीना आगे की ओर झटका खा जाती है। वो गुस्से में देवेश को गाली देते हुए कहती है कि अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कार के ब्रेक के साथ क्या कर रहे हो? देवेश गुस्से से रीना को देखते हुए कहता है कि अगर तुम मुझसे हाय हो तो जाकर अपनी खुद की एक कार खरीद कर चलाओ, मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहता, निकल जाओ यहाँ से। रीना बाहर उतर जाती है और गुस्से में कहती है कि तू घटिया टैक्सी ड्राइवर, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पर चिल्लाने की? मैं न केवल तुम्हें घटिया रिव्यू दूंगी बल्कि कैबर कंपनी में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी करूंगी। देवेश उसकी बातें सुनकर उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मेरी काम की न केवल बुराई की और मुझे बैड रिव्यू भी देना चाहती हो। इस कार में एक मॉनिटर है, मुझे वास्तव में भरोसा नहीं है कि तुम कंप्लेन कर भी पाओगी। देवेश अपनी कार को वहां से भगाकर निकल जाता है और वो लड़की रीना उसे गुस्से में सड़क पर खड़ी होकर उसे जाते हुए गालियां देती रह जाती है। देवेश एक जगह जाकर कुछ कोल्ड ड्रिंक लेता है और उसे पीने लगता है और सोचने लगता है कि कैसे लोग हैं यहाँ, किसी के काम की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। अरे काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। काम में कोई छोटा बड़ा बनने लगा तो किसी का जीवन ही नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को दूसरों लोगों के प्रति बुरा व्यवहार करने के लिए कोई कानून होना चाहिए। हद हो गई यार, मतलब अगर ये कार मेरी है तो इसमें क्या झगड़ा करने वाली बात है? सब दोष इनके दोस्तों और आसपास के लोगों का है, इन्हें अच्छे से कुछ सिखाया नहीं तो ये इतना बिगड़ते थोड़ी। देवेश कोल्ड ड्रिंक के कई सिप लेता है और तब जाकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है कि आपको बैड रिव्यू मिला है। ये देखकर देवेश उस कोल्ड ड्रिंक के कैन को दबा देता है और कहता है कि उसने सच में मुझे बैड रिव्यू दे दिया, क्या ही घटिया लड़की थी। छोड़ो इन सब बातों को, उसने अपना गुस्सा शांत ही किया था कि तभी उसे एक कॉल आती है। देवेश कॉल उठाता है, उधर से किसी के गुस्से में चिल्लाने की आवाज़ आती है। अबे देवेश के बच्चे, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे खिलाफ हेडक्वार्टर में किसी ने कंप्लेन कर दिया है। अगर ये दोबारा होगा तो तुम्हारी सैलरी में से पैसा कटेगा बेटा, समझ गए? देवेश भी थोड़ा गुस्से में कहता है कि जो करना है वो कर लो, मुझे उस छोटे से पैसे की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, बच्चे तुम्हारा ये एटीट्यूड है जो ना भरोसा करो या मत करो यही तुम्हें नौकरी से हाथ धुलवा देगा। मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ। देवेश थोड़ा अकड़ कर कहता है, आप मुझे रोक रहे हैं क्या? आपने इस घटना की जाँच की कि आखिर हुआ क्या था? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? अब तू बेटा अपने परमानेंट सस्पेंशन का इंतजार कर। कॉल कट जाती है और देवेश गुस्से में अपने फ़ोन को देखता रह जाता है। वो एक लंबी सांस लेकर अपना गुस्सा शांत करके अपने विले की तरफ निकल पड़ता है। क्या सच में देवेश इस जॉब से भी हाथ धो बैठेगा? एपिसोड 15 हाउसकीपर। दिल्ली का प्लेटिनम एरिया। देवेश अपने विले के सामने अपनी कार रोककर बाहर आ जाता है। उसे वहां दो लोग खड़े मिलते हैं। उनमें से एक आदमी देवेश से हाथ मिलाते हुए कहता है कि हेलो मिस्टर देवेश, वेलकम होम। मैं महेश सिंह हूँ, इस प्लेटिनम एरिया का प्रॉपर्टी मैनेजर। देवेश भी उसे नमस्ते करता है। महेश कहता है कि नमस्ते नमस्ते मिस्टर देवेश, आज मैं आपको पहले यहाँ के रेजिडेंटल एरिया को दिखाने वाला हूँ। वो देवेश को अपने साथ ले जाने लगता है। देवेश भी उसके साथ ही पूरे एरिया को और अपनी विलो को देखने निकल जाता है। वो प्रॉपर्टी मैनेजर महेश उसे विले के अंदर दिखने लगता है और कहता है कि यहाँ 9 विलो की सभी चीज़ पूरे प्लेटिनम एरिया में बेस्ट क्वालिटी की ब्रांडेड है। यहाँ के सोफे फर्नीचर सभी पर्सनली बड़े बड़े टॉप के डिजाइनर ने डिज़ाइन की है। देवेश सोफे पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, हाँ तुम्हारी बातों में तो दम है, ये काफ़ी आरामदायक है। फिर महेश देवेश को हाल में ले जाते हुए कहता है कि सर, हमने आपकी मदद और सर्विस के लिए पर्सनल बटलर हायर किया है जो कि हमारे कठिन इंटरव्यू को पास किया है। वो सभी अभी हमारे ऑफिस में हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप एक बार उन सभी को देखकर चुन सकते हैं। क्या आप चलेंगे? देवेश कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं फ्री हूँ, चलो तुम्हारे साथ चलता हूँ। वे दोनों प्रॉपर्टी मैनेजर के कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाते हैं। वहाँ 4-5 लड़कियाँ एक ही ड्रेस कोड में काउच पर बैठी हुई थी। वहाँ मैनेजर के आने से सभी खड़ी हो जाती है। तभी एक लड़की देवेश को देखकर चौंक जाती है। वो देवेश के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं विश्वास नहीं कर सकती कि ये तुम हो। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही बैड रिव्यू देने वाली रीना सिंह थी जो कुछ देर पहले यहाँ आई थी। इसने इंटरव्यू कुछ दिन पहले ही पास कर लिया था, बस आज उसे यहाँ इसके लिए उसे चुना गया था, उससे मिलना था। मैनेजर महेश रीना की बात सुनकर तो आग बबूला हो जाता है और वो भी चिल्लाकर कहता है, अरे रीना, ये तुम क्या कर रही हो? रीना जवाब देती है, मैनेजर महेश, ये अक्ल का पैदल एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है जिसे मैं आज ही कुछ घंटे पहले रोड पर मिली थी। देवेश को रीना पर पहले से ही उसे बैड रिव्यू देने के कारण गुस्सा था, अब तो उसकी बेइज्जती भी कर रही थी।
तो वो भी बोलता है मिस्टर सिंह ये औरत यहाँ क्या कर रही है, क्या इसने भी हाउसकीपर की जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसकी बातें सुनकर रीना भड़क उठती है और कहती है पहले ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, गरीब फटीचर टैक्सी ड्राइवर की हिम्मत भी कैसे हुई इस जगह आने की, क्या तुम इस जगह के बारे में जानते भी हो। मैनेजर इस फटीचर को बाहर फेंकवा दो, ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। मैनेजर महेश से ये सब देखा नहीं गया और उसने तुरंत रीना को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मिस्टर देवेश से इस लहजे में बात करने की। मिस्टर देवेश प्लेटिनम एरिया के नंबर 1 रेजिडेंट के मालिक है। रीना अपने गाल पकड़ लेती है और महेश से कहती है भाई तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, ये कोई मालिक नहीं है, ये बस एक टैक्सी ड्राइवर है, मेरा इसके लिए ऑर्डर अभी भी मेरे फ़ोन में है, ये तुम्हें बस मूर्ख बना रहा है। ये महेश रीना का दूर का भाई था। रीना की बातें सुनकर देवेश महेश से कहता है ये कैसे इम्पॉसिबल है, क्या कोई कार ड्राइवर प्लेटिनम एरिया में कोई विला नहीं खरीद सकता। मैनेजर घबराकर झूठी हंसी हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं सर, हमारे यहाँ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। वो रीना की तरफ मुड़ता है और कहता है कि रीना तुम मिस्टर देवेश से माफ़ी क्यों नहीं मांग रही, जल्दी से आकर अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगो। रीना सोचती है ऐसा लगता है कि ये सच में नंबर 1 रेजिडेंट का मालिक है, नहीं तो महेश ऐसी बर्ताव मुझसे नहीं करता, हो सकता है ये सिर्फ जिंदगी के अनुभव के लिए कार ड्राइवर का काम करता हो। ऐसा सोचकर रीना देवेश के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और अपने ऊपर के शर्ट का बटन खोल देती है, कहती मिस्टर राय मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक और मौका दे दीजिए। देवेश रीना की सभी हरकतों को देख रहा था, मन में सोचता है कि ये लड़की मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, लगता है इसे पता नहीं कि मेरे आसपास इससे भी सुंदर सुंदर लड़कियां रहती है। अच्छी कोशिश है लेकिन मुझ पर काम नहीं करेगी। वो कहता है कि रीना जी लगता है कि आप शर्ट का बटन खोलकर माफ़ी मांगती हैं, ये सब किसी और के सामने कीजिएगा, यहाँ इन सब से कोई काम नहीं बनता, इन्हें यहाँ से बाहर कर दो। ये सुनकर बाकी की लड़कियां हंसने लगती है। 2 लोग आते हैं और रीना को बाहर ले जाते हैं। रीना मिस्टर राय करती ही रह जाती है। महेश देवेश को उन बाकी की 4 लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मिस्टर राय ये 4 बच गई है, क्या आप इनमें से एक को रखना चाहेंगे बटलर के तौर पर। देवेश थोड़ा गुस्से के लहजे में कहता है कि इनमें से कोई भी मेरा बटलर बनने के लायक नहीं है, इन सभी को वापस भेज दो और उनके जो खर्च हुए हैं आने जाने के भुगतान के रूप में 6,000 सभी को दे दो। देवेश की बातें सुन वहां खड़ी सभी लड़कियों के मुंह उतार जाता है, क्योंकि उन सभी ने एक हाई पे वाली सैलरी जो खो दी थी। देवेश का फोन डिंग करता है, मैसेज आया था जिसमें यामी उसे पार्टी से वापस लेने के लिए बुलाया था। देवेश वहां से जाने लगता है और महेश से कहता जाता है कि मैं इस समय तो जा रहा हूं और कृपया करके कुछ और अच्छे और काबिल हाउसकीपरों को लाना। महेश कहता है ठीक है सर। यहाँ पार्टी में एक लड़की यामी को पकड़ते हुए कहती है कि अरे यामी यार तुम दूसरे लेवल तक जारी रखो। वो दोनों कोई गेम खेल रहे थे, तभी वहाँ कल्पेश नाम का एक लड़का आता है जो यामी से कहता है हाँ हम सभी को मिले हुए कई साल हो गए हैं, हमें एक दूसरे के बारे में और भी जानना चाहिए, चलो कुछ देर और ये गेम खेलते हैं, बाद में मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। यामी कहती है मुझे कुछ काम है और कल मुझे कंपनी भी तो जाना है, तुम सब अपना ख्याल रखना, मैं कैब कर लूंगी। वो लड़की कहती है कि क्या टैक्सी, क्या भी तुम नहीं जानती कि आजकल कैब सेफ नहीं है, मैं सोचती हूँ कि उससे अच्छा रहेगा तुम कल्पेश के साथ चली जाओ। यामी हाथ हिलाते हुए बोलती है अरे कोई बात नहीं, जो ड्राइवर है वो मेरा दोस्त है, तो चिंता मत करो तुम सब। तभी वहाँ देवेश आ जाता है, जिसे देखकर यामी हाथ हिलाते हुए कहती है देवेश मैं यहाँ हूँ। देवेश को देख यामी की दोस्त कहती है यामी क्या सच में ये तुम्हारा दोस्त है, ये तो बहुत ही हैंडसम है, ये एकदम मेरे लिए परफेक्ट है। देवेश भी उसके पास आ जाता है। कल्पेश देवेश को देखकर कहता है कि हैंडसम होने का क्या मतलब जब ये एक टैक्सी ड्राइवर ही है। देवेश उसकी बातें सुन लेता है और वो कहता है कि टैक्सी ड्राइवर होने में क्या गलत है भाई। कल्पेश झूठी हंसी हंसते हुए कहता है कुछ खास नहीं, ये सोचना ही काफ़ी, तुम्हें यामी जानती है कि तुम अच्छे हो, नहीं तो कोई पूछता भी नहीं। देवेश थोड़ा गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है कि क्या उसे जानना मेरे लिए पर्याप्त है, इसका क्या मतलब है। कल्पेश देवेश की तरफ उंगली करते हुए यामी से कहता है यामी ये तुम्हारा दोस्त बहुत समझदार है ना, तो ये टैक्सी ड्राइवर ही है तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही क्यों समझ रहा है। एपिसोड 16 जीआर पॉइंट जीआर तालाब। यामी देवेश के पास आकर कल्पेश की तरफ चेहरा करके कहती है कि क्योंकि वो कुछ से ज़्यादा है इसलिए वो समझ रहा है। देवेश को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन तीनों में क्या बात चल रही है। तभी वो लड़की कल्पेश के कंधों पर हाथ रखते हुए यामी से कहती है सिस्टर यामी तुम ये क्या कह रही हो, कल्पेश यहाँ मर्सिडीज कार की लाइन लगाता है और ये उनमें से एक को भी अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं खरीद सकता। उस लड़की की बातें सुनकर कल्पेश भी मुस्कुराने लगता है। यामी गुस्से से उन दोनों की तरफ देखती है, फिर वो देवेश को पढ़कर साथ ले जाते हुए कहती है कि तुम इनका बुरा मत मानना, इन सब ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। कल्पेश उन्हें ऐसे ही जाते देख गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि ये यामी भी उस लड़के को बचा रही है, कोई बात नहीं, मैं अभी से अपनी पैसों की ताकत दिखाता हूँ, तब इसकी औकात देखते हैं साले की। वे चारों नीचे पार्किंग लॉट में आ जाते हैं। देवेश और यामी साथ साथ आगे जा रहे थे, जिसे देखकर कल्पेश जल भुन जाता है।
वो सोचता है कि ये यामी उसके साथ इतना खुश होकर क्यों बातें कर रही है, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं करती है। आखिर इस लड़के में है क्या क्या जो मुझ में नहीं है। कॉलेज टाइम में इसे जानता हूँ, लेकिन फिर भी इसने मुझे कभी भाव नहीं दिया, तो इस लड़के में ऐसा क्या है। तभी कल्पेश अपने जेब से एक कार की चाबी निकालता है और उसके बटन को प्रेस करता है। तभी वहां खड़ी एक एसयूवी आवाज करने लगती है, जिसे देख लड़की जो कल्पेश के साथ आ रही थी वो कल्पेश से कहती है कि अरे कल्पेश, ये कार तो बहुत महंगी लग रही है, कितने की है। कल्पेश मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे ज़्यादा नहीं, बस 80 लाख की है। जब मैं और अमीर हो जाऊंगा तब इससे भी महंगी महंगी स्पोर्ट कारें खरीदूंगा। वो लड़की अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, क्या सच में कल्पेश, काश मेरा कोई तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड होता। यामी उन दोनों की बकवास सुनकर एक सांस छोड़ते हुए बोली, कल्पेश मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी तुम्हारी फेवरेट कार जैग्वार एफ टाइप की स्पोर्ट कार थी, एम राइट। कल्पेश हंसते हुए बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन अब वो कार तो लगभग 100 करोड़ की है। अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी भी लगा लूं तो भी शायद ही मैं उसे खरीद कर चला सकूं। तभी यामी की वो दोस्त एक तरफ इशारा करते हुए कहती है, अरे बाप रे कल्पेश, उधर देखो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे कार के बगल में ही जैग्वार एफ स्पोर्ट कार पार्क है। कल्पेश उसकी बातें सुनते ही तुरंत उस कार के पास पहुंच जाता है और कहता है, ओ माय गॉड, ये तो सच में जैग्वार एफ स्पोर्ट कार है। तभी देवेश चलाते हुए उसके पास आ जाता है, कहता है कि अगर तुम्हारा देखना हो गया हो तो महाराज क्या आप यहाँ से हट सकते हैं। कल्पेश हंसते हुए कहता है कि क्या तुम भी देखना चाहते हो, देखो देखो ये बहुत महंगी स्पोर्ट कार है, तो अपनी पलकें मत झपकना। देवेश अपनी जेब से कार की चाबी निकालते हुए कहता है कि मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, यामी आओ अंदर कार में बैठो। देवेश के हाथों में उस कार की चाबी देख कल्पेश और उस लड़की के मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। कल्पेश कहता है कि क्या क्या सच में ये कार तुम्हारी है। वो लड़की भी कहती है, क्या तुम सिर्फ टैक्सी ड्राइवर नहीं हो, ये कार तुम्हारी कैसे हो सकती है। देवेश कार में बैठ जाता है और उन दोनों को से कहता है, कौन कहता है कि मैं इस कार के साथ टैक्सी ड्राइवर का काम नहीं कर सकता, तुम लोग अपने मन से कुछ भी मत बनाओ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। देवेश मुस्कुराते हुए अपनी कार को स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है और वे दोनों इन्हें हैरानी में देखते ही रह जाते हैं। इधर रात काफी हो गई थी, देवेश की कार अंधेरे को चीरते हुए आगे जा रही थी। दोनों के बीच में एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी यामी बोल पड़ती है, देवेश मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि वे दोनों इस तरह के निकलेंगे। देवेश मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे छोड़ो भी, मुझे इससे घंटा फर्क पड़ता है, पहले तुम ये बताओ क्या तुम घर चल रही हो। यामी देवेश की तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने अपना मन बदल दिया है, मैंने वहाँ कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया है, तो मैं जीआर तालाब के पास टहलने के लिए जाना चाहती हूँ, रुको मैं अपने उतरने की जगह बदल देती हूँ। यामी ने अपना फ़ोन उठा लिया। देवेश कहता है कि अरे कोई बात नहीं, सब ठीक है, चलो वहीं चलते हैं, कुछ ताज़ी हवा लेते हैं और कुछ देर टहलते भी हैं, मुझे भी कुछ देर ताज़ी हवा में सांस लेना है। देवेश मन में सोचता है कि चलो यामी के साथ कुछ और देर समय बिताने को मिला। दोनों जीआर पॉन्ड के पास पहुंच जाते हैं। यामी देवेश से कहती है कि अपना सिर दूसरी तरफ करो। देवेश कहता है कि क्यों, क्या तुम स्विमसूट पहनने वाली हो, क्या तुम यहाँ तैरने के लिए आई हो। यामी कहती है, अरे नहीं, मैं बस थोड़ा चलने के लिए आई हूँ, मैं तालाब के किनारे नंगे पाँव ही चलना चाहती हूँ, तो मैं अपने मोजे उतार रही थी, इसलिए तुम्हें दूसरी तरफ मुड़ने को कह रही थी। देवेश एकदम थरक वाली स्माइल करते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं टर्न करूंगा, तुमने इतने छोटे कपड़े थोड़ी पहन रखे हैं, क्या तुमने अंदर कुछ नहीं पहना है। यामी देवेश को जोर से पिंच करते हुए कहती है, मैंने पहना है, अगर तुम दूसरी तरफ मुड़ना नहीं चाहते तो मेरी तरफ देखना भी मत। यामी के पिंच करने से देवेश की तो जैसे जान ही निकल गई हो, वो डर के मारे कार से बाहर चला जाता है ताकि यामी फिर से उसे ऐसे पिंच ना करें। यामी अपने हाई हील्स को कार में रखकर बाहर आ जाती है। चारों ओर एक मधुर मंद मंद हवा बह रही थी, वहां के पेड़ों के पत्तों की सरसराने की आवाज आ रही थी। चंद्रमा का प्रतिबिंब उस तालाब में बना हुआ था, तालाब में हवा के कारण छोटी छोटी तरंग उत्पन्न हो रही थी। ये सब एकदम मनमोहक दृश्य था। देवेश की नज़र जब यामी पर पड़ती है तो एक बार के लिए देवेश जैसे उसमें खोसा गया हो। यामी का चेहरा चांद के लाइट में एकदम किसी एंजल की तरह लग रहा था, सुंदर और आकर्षक। तभी यामी देवेश के ख्यालों को तोड़ते हुए कहती है, देवेश चलो तालाब के थोड़ा पास चलते हैं। दोनों तालाब के एकदम पास आ जाते हैं। तालाब काफी बड़ा था, चंद्रमा के प्रकाश के कारण तालाब में तैर रही मछलियां भी दिखाई दे रही थी। यामी देवेश से कहती है कि देवेश, मेरे पेरेंट्स तुम्हें मेरे दादाजी के जन्मदिन पर मुझे तुम्हें लाने के लिए कह रहे थे, जब टाइम आएगा क्या तुम चल सकते हो। देवेश थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या मुझे वहां तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर जाना है। ये बात सुनकर यामी शर्माने लगती है। देवेश आगे बिना रुके कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, मैं तुम्हारी उन सभी से निपटने में मदद करूंगा। यामी कहती है, मानना पड़ेगा, तुम काफी समझदार हो। तालाब के दूसरी तरफ प्लेटिनम एरिया का नंबर 1 रेसिडेंस था, जहां की लाइट की चमकती परछायां तालाब में भी चमक रही थी। यामी उसे देखकर कहती है कि क्या वो प्लेटिनम एरिया है। यहाँ की लाइट सजावट तो बहुत अमेजिंग है,
इसका नंबर 1 रेसिडेंस बहुत महंगे होने के कारण बिक ही नहीं रहा है। ये पहली बार है जब मैं रात में इस प्लेटिनम एरिया को देख रही हूँ, ये नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है। देवेश कुछ सोचता है फिर मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें उसे करीब से दिखता हूँ, क्या तुम वहाँ अंदर जाना चाहोगी, क्या तुम वहाँ सोना चाहोगी। एपिसोड 17 न्यू प्रॉमिस। यामी देवेश की बातें सुनकर हंसने लगती है और कहती है क्या नंबर 1 रेसिडेंस में सोना, ये तो बहुत अच्छा सपना है, मैं उस रेसिडेंस में इंटर कर जाऊँ वही बहुत बड़ी बात है। देवेश यामी के हाथ को पकड़ लेता है। देवेश के अचानक इस हरकत से यामी थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन साथ में देवेश की गर्म हाथों के छूने से यामी के अंदर एक अलग सा कट दौड़ रहा था, जिसकी वजह से उसके कान और गाल लाल होने लगते हैं। देवेश यामी को ले जाते हुए कहता है अगर तुम यही सोचती हो तो मैं तुम्हें उससे ज़्यादा ही वहाँ एंजॉय कर सकता हूँ। दोनों जल्दी प्लेटिनम एरिया के नंबर 1 रेसिडेंस में पहुंच गए। दोनों गेट के बाहर खड़े थे। यामी देवेश से कहती है कि मैंने शुरुआत में ही इस लैंड की नीलामी में भाग लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, फंड की कमी के कारण पहले ही राउंड में मैं बाहर हो गई थी। देवेश यामी से हंसते हुए कहता है तुम खुद ही एक सुंदर महिला प्रेसिडेंट हो फेमस कंपनी की, तुम्हें इससे जलना नहीं चाहिए, ये तुम्हारी सुंदरता के आगे कुछ भी नहीं है। यामी अपनी प्रशंसा सुनकर खुश भी थी और थोड़ा नाराज भी थी, भला वो क्यों इससे जलने लगी। यामी बोल पड़ती है कौन इस जगह से जल रहा है, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि मैंने सुना था कि यहाँ अंदर एक स्विमिंग पूल है जिसमें मिनरल वाटर फ्लो के लिए यूज़ करते हैं। देवेश फिर से यामी का हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं कि क्या तुम इसके बारे में जानना चाहती हो, चलो मैं तुम्हें एक राइड पर ले चलता हूँ और तुम खुद ही सब देख लेना। यामी देवेश से अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली नहीं, हम बाहर से ही देख लेते हैं, हम अंदर नहीं जा सकते, अगर हम अंदर चले भी गए तो बहुत बुरा होगा कि हम बाहर कर दिए गए हो। देवेश थोड़ा मुस्कुराता है और फिर बोलता है और अच्छा क्या होगा अगर मैं तुम्हें सच में अंदर ले गया। यामी एक स्टाइलिश पोस्ट मारते हुए देवेश से बोलती है अगर तुम साथ में मुझे अंदर ले गए तो मैं तुम्हारे साथ स्विमिंग करने के लिए बिकनी में जाऊंगी, नहीं तो एक मुक्का तुम्हारी आंखों पर पड़ेगा। देवेश तुरंत यामी को कार के अंदर बैठाने लगता है, कहता है कि तुम दूसरी बात भूल जाओ, मुझे एक बार सच में ट्राई तो करना चाहिए। यानी उससे थोड़ा ऊंची आवाज में रहती है कि देवेश क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम सच में अंदर जाने वाले हो और नहीं तो क्या। देवेश उसे कार में बैठाते हुए कहता है दोनों कार से नंबर 1 रेसिडेंस में इंटर करते हैं। गेट पर काफी सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। देवेश अपनी कार से वहां एंटर करता है। सभी सिक्योरिटी गार्ड देवेश की कार देखकर उसके सामने थोड़ा सा झुकते हैं और देवेश की कार अंदर जा रही होती है। ये सब देखकर तो यामी की आंखें बाहर आ जाती हैं। वो बोल पड़ती है ये क्या चल रहा है यार, सच में कोई मजाक तो नहीं है क्या, नंबर 1 रेसिडेंस वाले विलो में हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल नहीं होता है क्या और उन्होंने हमें ऐसे ही अंदर आने दिया। देवेश हंसते हुए कहते हैं कि जैसा कि तुमने देख लिया है कि अंदर आना बिल्कुल ही आसान है। दोनों काफी अंदर आ जाते हैं। देवेश में अपनी कार साइड में पार्क करता है, दोनों वहीं उतर जाते हैं। यामी वहां लगे फलदार पेड़ों को वहां के लाइट में चमकते देख देवेश से कहती अरे देखो देखो देवेश, यहाँ के तो सभी पेड़ों पर फ्रूट भी हैं। देवेश थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है क्या तुम इन्हें खाना चाहती हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं ये तुम्हारे लिए तोड़ दूं। नहीं नहीं ऐसा तुम बिल्कुल भी मत करना, यामी ने अपने दोनों हाथ हिलाते हुए कहा। तभी यामी की नज़र कहीं जाती है। यामी तुरंत दौड़कर उसके पास जाती है और खुशी से देवेश से कहती है वाह देवेश, इस जगह को एक बार देखी तो जरा, यहाँ सच में एक पूल है। देवेश यामी के कंधों पर हाथ रखकर उसके कानों के पास आकर कहता है कि वाह हमने पूल देख लिया, तो क्या मिस यामी अपने प्रॉमिस को पूरा करेंगी। देवेश के यामी के कंधे और कानों के पास आकर बोलने से यामी को उसके गर्म सांसें साफ साफ उसके गर्दन से टच हो रही थी, जिसके कारण यामी को कुछ अलग सा फील हो रहा था। यामी देवेश से थोड़ा दूर होकर कहती है कि यहाँ कोई बिकनी नहीं है, तो मैं स्विम नहीं कर सकती हूँ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इधर देवेश यामी के बिकनी में होने के ख्याल से ही गाल लाल हो गए थे। वो यामी की बातें सुनकर कहता है ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये याद रखना कि तुम अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकती। यामी कहती है कि इसके बारे में चिंता मत करो देवेश, में यामी सिंह अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटती, मैंने जो कहा उसे करके ही रहती हूँ। यामी आगे कहती है देवेश हमें यहाँ काफ़ी टाइम हो गया है, तो हमें वापस चलना चाहिए। देवेश उंगली से एक विले की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अरे मिस यामी, क्या आप एक बार अंदर नहीं देखना चाहती। यामी उसे मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि हमारे लिए यही लकी है कि हम यहाँ इस कोर्टयार्ड में आ पाए और कुछ देर यहाँ पर हम साथ रह पाए, अगर हम आगे और अंदर जाएंगे तो ये गलत होगा। देवेश हंसते हुए कहते कि अरे यहाँ अंदर विले में कोई नहीं है, तो तुम डर क्यों रही हो। देवेश विले के बाहर स्टेयर्स पर जाने लगता है। यामी उसका हाथ पकड़ते हुए रोककर कहती है कि मत जाओ वहाँ, चलो हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देवेश वहाँ दरवाजे के बगल के एक स्क्रीन पर अपना हाथ रख देता है। तभी उसमें से आवाज़ आती है वेलकम होम। ये एक प्रकार का एडवांस सिस्टम विले में इंस्टॉल करवाया गया था ताकि मालिक अपनी फिंगरप्रिंट या पासवर्ड से अंदर जा सके, बिल्कुल आजकल के स्मार्टफोन की तरह।
यामी उस मशीन से आती आवाज़ सुनकर उसका मुंह खुला को खुला और आंख बाहर आ जाते हैं। वो देवेश की तरफ मुड़कर कहती है, ओ माय गॉड, क्या ये तुम्हारा घर है? देवेश उसे थोड़ा अमीरों वाले अंदाज में कहता है कि हाँ, मैंने अभी इसे कुछ दिन पहले ही खरीदा था। अब तुम यहाँ हो तो चलो इसको विजिट करते हैं। यामी को अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा था कि क्यों सिक्योरिटी वालों ने उन्हें रोका नहीं। तभी एक बात सोचकर उसके गाल लाल हो जाते हैं। वो तुरंत देवेश को अपने कोमल हाथों से मारने लगती है, चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मुझे मूर्ख बनाया, तुमने मेरा फायदा उठाया। और देवेश मार खाते हुए बस हंसे ही जा रहा था। फिर देवेश यामी से कहता है, अगर अब शांत हो गई हो तो अंदर चले। दोनों अंदर आते हैं। यामी अंदर के इंटीरियर को देखकर एक नए उत्साह से कहती है कि ये तो बहुत सुंदर है, वाह ये कितना चमक रहा है, इसकी डिज़ाइन के तो कहने ही क्या। देवेश, तुमने इस विले के लिए कितना खर्च किया? देवेश कहता है कि मुझे डिटेल्स तो ज़्यादा नहीं पता, हाँ कुछ 100 करोड़ रुपए ऊपर तो हुए ही होंगे। यामी देवेश को घूरते हुए कहती है, क्या तुम मुझे फिर से बुद्धू बना रहे हो? यहाँ का सबसे महंगा विला भी 30 करोड़ का है, तो तुम कैसे 100 करोड़ रू उसके ऊपर खर्च कर सकते हो? ये तो तभी हो सकता है जब तक कि तुम पूरे नंबर 1 रेसिडेंस के पूरे 9 विलों को नहीं खरीद लेते। देवेश सोफे पर बैठते हुए कहते हैं कि हाँ, मैंने प्लेटिनम एरिया का पूरा नंबर 1 रेजिडेंट ही खरीद लिया है। ये सुनकर यामी अपने हाथ मुंह पर रख लेती है, बोलती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या क्या कह रहे हो? क्या तुम पैसों का पेड़ पर उगाते हो या फिर हवा में से लाते हो? ये बोलते हुए यामी के पसीने छूट फिर रहे थे। देवेश सिर पर हाथ रखकर सिस्टम के बारे में सोचते हुए बोला, हाँ ऐसा ही कुछ, ये एकदम आसान था, मानो एक बहुत तेज हवा थी। एपिसोड 18 फर्स्ट टाइम। यामी देवेश की बातें सुनकर वहीं सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, अच्छा पैसे कमाना बहुत आसान है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, फिर भी तुम ये टैक्सी ड्राइवर का काम सिर्फ अनुभव के लिए कर रहे हो। यानी मन में सोच रही थी कि अरे यार, ये काउच तो बहुत आरामदायक है, ये कितना मुलायम है, काश ऐसा सोफा मेरे घर पर भी होता। देवेश यामी के पास आ जाता है और कहता है, आज रात मैं तुम्हें इस टाइम घर नहीं भेज सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, तुम यहीं रुक जाओ और कोई भी एक रूम चुन लो जिसमें तुम सोना चाहती हो। यामी भी सिर हिलाते हुए कहती है, बात तो सही कह रहे हो, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, पहले पार्टी फिर तालाब, अब यहाँ टाइम का जैसे पता ही नहीं। चलो ठीक है, मैं यहीं सो जाऊंगी और इसके लिए थैंक्स, लेकिन हाँ कल तुम्हें मुझे काम के लिए ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। देवेश हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद यामी में एक अलग ही जोश आ गया। वो तुरंत देवेश से कहती है, क्या क्या तुम्हारे पास लेडीज नाइट पजामा है यहाँ? देवेश कहता है कि तुम नहीं जानती क्या, मैं अकेले ही रहता हूँ तो मेरे पास कोई भी लेडीज पजामा नहीं है। वैसे तुम ऊपर बिना पजामे के भी रह सकती हो, मैं बिल्कुल भी नहीं झाँकूंगा, मैं यहीं नीचे ही रहूंगा, ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। देवेश की बातें सुनकर यामी का चेहरा टमाटर सा लाल हो गया था। वो देवेश को मारते हुए कहती है कि मैं कैसे किसी दूसरे के घर बिना पजामे के सो सकती हूँ? देवेश हंसते हुए कहता, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रहा था। ऊपर जाओ, वहाँ मेरे पजामे पड़े होंगे, उनमें से कोई भी नई वाली पहन लेना। यामी ऊपर चली जाती है और बाथरूम में शॉवर लेने लगती है। वो शॉवर लेते हुए भी कुछ सोच रही थी कि आज मैं देवेश के साथ यहाँ अकेली हूँ, कहीं कुछ हो गया तो। ये सब सोचते हुए उसके गाल एकदम लाल हो गए थे। वो शॉवर बंद करके टॉवल लपेट लेती है। देवेश नीचे कुछ फाइलें देख रहा था, लेकिन वो कहीं और ही किसी ख्याल में खोया हुआ था। तभी उसे कुछ गिरने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। देवेश अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। वो तुरंत ऊपर भागकर यामी का बाथरूम खोलकर चिल्लाते हुए बोला कि क्या हुआ? यामी बाथरूम का लॉक लगाना भूल गई थी। सामने का नज़ारा देखकर देवेश का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। उसके सामने एक लड़की टॉवल में लिपटी गिरी पड़ी थी और देवेश कुछ देख पा रहा था। यामी को किसी चीज़ का ध्यान नहीं था, उसके पैर में चोट लग गई थी, दर्द से उसका चेहरा लाल पड़ गया था। देवेश तुरंत यामी को उठाता है। यामी कहती है, शायद मेरे पैर में मोच आ गई है। देवेश इस समय बस यामी के चेहरे को देखे जा रहा था, उसके मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इस समय यामी के बाल भीगे हुए थे, जो कि यामी को और भी आकर्षक बनाए हुए थे। देवेश की धड़कनें बढ़ गई थी, वो आसानी से सुनी जा सकती थी। देवेश उसे सहारा दिए हुए था, वो बस यामी के चाम में खोया खोसा गया था। तभी यामी भी उसे देखने लगती है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है, दोनों बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। दोनों के चेहरे और कान लाल हो गए थे और दिल भी तेजी से धड़क रहा था। अब देवेश से कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने यामी का सिर पकड़ा और उसके ओठों से अपने ओठ मिलाए और दोनों किस करने लगे। किस करते करते दोनों दीवार से चिपक जाते हैं, जिसके कारण शॉवर ऑन हो जाता है और दोनों को भीगने लगते हैं। दोनों एक दूसरे में इतना खो गए थे कि अपने भीगने का ख्याल भी नहीं था। तभी यामी देवेश का शर्ट खोलने लगती है और उसका शर्ट उतार देती है। देवेश भी पीछे नहीं था, वो यामी को अपने गोद में उठा लेता है और किस करते करते ही बाथरूम से बाहर बेड पर ले आता है। दोनों अपना काम करने लगते हैं। अगली सुबह यामी तैयार होकर देवेश को उठाने लगती है, कहती है, अरे देवेश उठो, भी सुबह हो गई है, अगर तुम नहीं उठे तो मुझे काम के लिए लेट हो जाएगा, तुम्हें याद है ना, मुझे छोड़ने भी जाना है। यामी की आवाज़ सुनकर देवेश उठ जाता है। वो एक उबासी लेते हुए कहता है कि वो कल रात में थोड़ा थक गया था, वैसे ये मेरा पहली बार था इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही सो लिया, वैसे कल रात मुझे बहुत मज़ा आया, क्या तुम्हें आया?
देवेश की बात से सुनकर यामी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो कल रात के बारे में सोचने लगी तो उसका चेहरा और भी लाल हो गया। भला ऐसी बातें कौन लड़कियों से पूछता है। कल रात के कारण उसके कमर में अब भी दर्द था, उसके पैर में भी दर्द था। वो तो ऑफिस आज जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जरूरी मीटिंग के कारण उसे जाना ही होगा। देवेश यामी का लाल चेहरा देखकर मुस्कुराए जा रहा था। यामी बात बदलते हुए बोली, तुम उठो जल्दी से और मुझे ऑफिस तक छोड़ दो, तब मैं तुम्हें 5 स्टार रिव्यू दूंगी। 5 स्टार रिव्यू की बात सुनकर देवेश तुरंत खड़ा जाता है। वो तुरंत बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद देवेश यामी को उसके ऑफिस तक छोड़ देता है। यानी कि जाने के बाद देवेश के पेट से आवाज आने लगती है। देवेश सोचता है कि यामी को छोड़ने के बाद से अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे पहले ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही ऑर्डर लेना चाहिए। इतना सोचकर वो तुरंत अपनी कार को अपने द डार्क मून होटल की तरफ मुड़ता है। कुछ देर बाद वो द डार्क मून होटल पर पहुंच जाता है। तभी वहां एक वेटर आता है। वह देवेश को गुड मॉर्निंग विश करता है और पूछता है, आपको यहाँ कोई काम था। देवेश भी उसे गुड मॉर्निंग करते हुए कहता है कि अरे ज्यादा नहीं, मैं तो बस यहाँ ब्रेकफास्ट करने आया था। तभी वो वेटर अपना फ़ोन निकाल लेता है। वो तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है कि मी देवेश, मैं तुरंत ही किचन में जाकर आपके लिए कुछ अच्छा डिश बनवा देता हूँ। देवेश उसे हाथ हिलाते हुए मना करते हुए कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस अपने आप को लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ, मैं खुद ही ऑर्डर कर लूँगा जो भी खाना होगा, तुम जाओ अपना काम करो। ये कहकर देवेश अंदर जाकर टेबल पर बैठ जाता है। वो वेटर भी वहां से जाते हुए कहता है कि मैं समझ गया सर। देवेश मेन्यू कार्ड उठा लेता है और थोड़ा जोर से कहता है, वेटर क्या तुम मेरा ऑर्डर ले सकते हो। तभी वहां एक वेट्रेस आती है। वो देवेश को देखकर चौंक जाती है। वो कहती है, अरे देवेश तुम। देवेश भी उसे देखकर कहता है, कविता राज, क्या कोइंसिडेंट, मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम यहाँ काम करती हो और तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो जाएगी। एपिसोड 19 नया बखेड़ा। कविता राज पहले देवेश के साथ उसके ऑफिस में ही काम करती थी। कविता एक शैतानी मुस्कान के साथ कहती है, क्या ये कोइंसिडेंट है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक नाली का कीड़ा इस होटल में आ जाएगा। ये कितना शर्मनाक है, कंपनी से निकाले जाने के बाद क्या तुम्हारे पास इतने भी पैसे हैं कि तुम इस होटल में आ सको। कविता की बातें सुनकर देवेश चिढ़ गया। वो मेन्यू कार्ड टेबल पर पटकते हुए बोला, क्या तुम अपने कस्टमर से ऐसे ही बात करती हो। क्या बात कर रहे हो, क्या तुम अपने आप को द डार्क मून होटल का कस्टमर समझने लगे हो। तुम यहाँ इस होटल में कदम भी रखने के लायक भी नहीं हो। तुम जैसे लोगों की हिम्मत भी कैसे हो गई इस होटल को गंदा करने की। क्या तुम अपने आप को कोई बड़ा आदमी समझते हो, कविता ने थोड़े कड़े आवाज में कहा। कविता की आवाज सुनकर वहां एक दूसरी वेट्रेस आकर कविता से कहने लगी, सिस्टर कविता, लगता है ये कस्टमर ने हैं, आप उनसे ऐसी बातें नहीं कर सकती। वो वेट्रेस ये कहते हुए थोड़ा घबरा भी रही थी। कविता चिढ़ते हुए उससे कहती है कि क्या नया लगा रखा है, इस आदमी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मिस यामी ने इससे 2-4 बातें क्या कर ली, ये तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा। अगर एक रिच लेडी के साथ नहीं हो तो ये यहाँ द डार्क मून होटल में खाना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इस सभी की बातें सुनकर आसपास की आए लोग भी उन दोनों की तरफ ही देखने लगे। वो सब इस सीन में काफी इंटरेस्ट ले रहे थे। देवेश ने एक सांस छोड़ी, फिर वो दूसरी वेट्रेस से मुस्कुराते हुए बोला, तुम जाओ और रविंद्र को बुला लाओ। वो वेट्रेस भी थोड़ा घबराते हुए बोली, यस यस सर। वो वहां से रविंद्र को बुलाने चली गई। देवेश की बातें सुनकर कविता थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, ओ तो तुम हमारे मैनेजर का नाम भी जानते हो, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। वो तुम जैसे कस्टमर को भाव भी नहीं देते। अभी तुम कुछ ही देर में यहाँ से धक्के मारकर निकले जाओगे। क्या तुम अपनी पिछली गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना कलीग होने के नाते आज तुम्हें मैं सुधारने के लिए एक मौका देता हूँ, समझ जाओ, नहीं तो फिर तुम कहीं की नहीं रहोगी। इतना कहकर देवेश अपने पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख लिया। तभी वहां मैनेजर रविंद्र आ गया। रविंद्र को देखकर कविता बोली, मैनेजर रविंद्र, ये भिखारी यहाँ ट्रबल क्रिएट कर रहा है, इसे यहाँ से सिक्योरिटी गार्ड से कहकर तुरंत बाहर निकलवा दीजिए। मैनेजर रविंद्र ने देवेश की ओर देखा, फिर वो कविता पर चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम अंधी हो, तुम इन्हें बाहर निकलवाना चाहती हो। ये इस होटल के मालिक है, तुम इन्हें बाहर निकालना चाहती हो, इससे पहले तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मैनेजर की बात सुनकर कविता का मुंह खुला और आंख बाहर आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि क्या ये मालिक है इस होटल का, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो पहले मेरे ऑफिस का एक कलीग था, एक गरीब मैनेजर रविंद्र, जरूर इसने आपको मूर्ख बनाया है। रविंद्र कविता को वहां से हटाते हुए बोला, मेरे हिसाब से जो झूठ बोल रहा है वो तुम हो। तुमने कैसे हमारे इंटरव्यू को पास कर लिया। मैं तुम्हें आज से ब्लैक लिस्ट करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कौन सी कंपनी तुम्हें जॉब के लिए हायर करने की हिम्मत करती है। सिक्योरिटी इधर आओ और इस लड़की को यहाँ से बाहर कर दो। सिक्योरिटी गार्ड वहां से कविता को लेकर जाने लगते हैं। कविता बस देवेश से कहे जा रही थी, देवेश क्या तुम सच में इस होटल के मालिक हो। मैं ही अंधी हूँ, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो। कविता की कोई भी सुनवाई नहीं होती क्योंकि देवेश ने कविता को पहले ही मौका दिया था, लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि। रविंद्र देवेश से माफी मांगते हुए कहता है कि मिस्टर देवेश, मुझे माफ कर दीजिए आपके खाने को डिस्टर्ब करने के लिए।
देवेश मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अगली बार से ध्यान रखना, अगली बार प्रॉपर इंटरव्यू लेकर और उसकी पर्सनैलिटी भी चेक करना कि अच्छा है या बुरा। अच्छा जल्दी करो, मुझे फूड सर्व करो, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर रविंद्र हंसते हुए कहता, हाँ हाँ क्यों नहीं सर, मैं अभी किचन से आपके लिए कुछ भेजता हूँ। कुछ देर बाद देवेश के सामने कई प्रकार के डिश आ जाती है। देवेश उन सभी फूड आइटम को बड़े चाव से खा रहा था कि अचानक उसका फोन रिंग करने लगता है। देवेश कॉल पिक करता है। फोन के दूसरी तरफ से एक मधुर लड़की की आवाज आती है, हेलो मिस्टर देवेश, मैं कैबर टैक्सी सर्विस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बोल रही हूँ। मैं आपसे कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मिलना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि हम कब मिल सकते हैं, जब आपके पास टाइम हो। देवेश कुछ सोचता है, फिर कहता है कि अभी सुबह तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, तो मैं दोपहर में बात करूंगा। इधर उस लड़की ने कहा, ठीक है मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। तभी उस लड़की की असिस्टेंट बोली, क्या मी देवेश मिलने के लिए मान गए? नहीं, उन्होंने अभी मिलने से इनकार कर दिया है, वो दोपहर में कनेक्ट करेंगे। मुझे पहले पार्लर जाना चाहिए। आवाज से ये तो पता चल गया कि वो काफ़ी यंग हैं, वैसे भी इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा। असिस्टेंट ने तुरंत फ़ोन निकालकर एक टैक्सी बुक कर दी। देवेश अपने होटल से ब्रेकफास्ट करके निकल चुका था, तभी उसके फ़ोन पर एक टैक्सी ऑर्डर आता है। द डार्क मून होटल से सिमरन ब्यूटी पार्लर तक। देवेश तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, वैसे भी वो अभी तो द डार्क मून होटल पर ही तो था। वो नीचे आकर देखा है तो वहाँ 2 लड़कियां खड़ी थी। तभी देवेश उनके पास जाकर बोलता है, क्या आप मिस रिया मिश्रा हैं? लास्ट फ़ोन नंबर 0879 है। पहले तो दोनों लड़कियां चौंक जाती है, तभी रिया कहती, हाँ मैं ही हूँ। वो देवेश के एलिगेंट लुक को देखकर इम्प्रेस हो गई थी, उसके आंखें बड़ी हो गई थी। वह मन में सोच रही थी, ये बंदा तो कितना हैंडसम है। देवेश भी एक बार के लिए रिया की देखता ही रह गया था। वो कहता है कि यहाँ आइए, आपने जो टैक्सी ऑर्डर किया था वो आ गई है। दोनों देवेश को कार के साथ देखकर हैरान हो जाती है। रिया कहती है, क्या क्या कह रहे हो? क्या सच में तुम कैबर टैक्सी ड्राइवर ही हो? रिया की असिस्टेंट भी धीमे से बोल रही थी कि हमारी कंपनी कब से इतनी पैसे वाली और पावरफुल हो गई कि वो टैक्सी के लिए स्पोर्ट कार दे रही है। देवेश उन दोनों को मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ सच में, मैं टैक्सी ड्राइविंग ही करता हूँ, इसलिए जल्दी से आकर बैठ जाए, नहीं तो आपको देर हो जाएगी। देवेश की बातें सुनकर रिया हाँ में सिर हिलाती है और तुरंत कार में बैठकर सीट बेल्ट लगा लेती है। एपिसोड 20 जूक ऑपरेशन। रिया कार में बैठकर बहुत खुश थी। वो पहली बार इतने महंगे स्पोर्ट कार में जो बैठ रही थी। वो देवेश से धीमे आवाज में बोली, जरूर तुम अपने लाइफ के मजे के लिए टैक्सी ड्राइवर का काम इस स्पोर्ट कार से कर रहे हो। मैं गैस करती हूँ कई लड़कियों ने तुमसे जरूर कहा होगा कि ये बहुत मजेदार है स्पोर्ट कार में सफर करना। देवेश हंसते हुए बोला, आप क्या बात कर रही हैं? क्या आपको यह कोई स्कैम लग रहा है? वैसे ये कहाँ लिखा है कि अगर मैं स्पोर्ट कार ड्राइव करता हूँ तो टैक्सी ड्राइविंग का काम नहीं कर सकता? रिया आंखें बड़ी करते हुए कहती है, तुम चला सकते हो, लेकिन तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते हो। तुम्हें सावधान होना चाहिए, नहीं तो तुम कैबर एजेंसी से सस्पेंड हो सकते हो। देवेश कहता है, क्या तुम कर सकती हो? तुम्हारे पास इतनी पावर है? रिया मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल, क्योंकि मैं कैबर टैक्सी एजेंसी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तुम क्या सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ। देवेश भी मजाकिया अंदाज में बोला, जैसा तुम कह रही हो, तब तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि मैं भी कैबर टैक्सी सर्विस कंपनी का एक शेयर होल्डर हूँ। देवेश को उसकी बात को इतने हल्के में लेते देख रिया ने एक कार्ड निकाला और देवेश को दिखाते हुए बोली, देखो ये रहा मेरा वर्किंग डी, मैं सच में वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। देवेश एक अजीब सा फेस बनाते हुए बोला, ये तो कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंट हो रहा है। मैं भी तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैंने अभी कल ही 21% शेयर इस कंपनी की खरीदे हैं और आज तुमने ही मुझे मीटिंग अरेंज करने के लिए कॉल किया था। पहले तो रिया कुछ समझ नहीं आया, फिर वो घबराते हुए बोली, क्या तुम ही मी देवेश हो? देवेश बोला, हाँ सही पकड़ी हो, मैं ही देवेश राय हूँ। देवेश की बातें सुनकर रिया घबरा गई। वो तुरंत ही देवेश से अपने एरोगेंट बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगने लगी। वो फिर थोड़ा शांत होकर बोली, मिस्टर राय, इस ऑर्डर को पूरा करने के बाद क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? देवेश बोला, ये तो डिपेंड करता है मेरे लिए गए ऑर्डरों पर। तभी वो सिमरन ब्यूटी पार्लर के सामने आकर कार रोक देता है। रिया मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, फिर आप कॉल कर दीजिएगा जब आप खाली हो जाए, और मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक यू सो मच। फिर वो जी पे करने लगती है, लेकिन पेमेंट फेल हो जाता है। रिया कहती है, ये क्या हो रहा है, मैं पेमेंट क्यों नहीं कर पा रही हूँ? देवेश अपना फ़ोन चेक करने लगता है, तो फिर वो कहता है, तुमने तो ऑर्डर किया था, तो फिर क्यों नहीं कर पा रही हो? वो तभी अपना मैसेज चेक करता है। उसका मैसेज आया था कि, प्रिय कैबर टैक्सी ड्राइवर, जैसा कि आपका अगेंस्ट हमें शिकायत मिली हुई है, जिसके कारण आपको सस्पेंड किया जाता है और आपकी टैक्सी को ब्लॉक किया जाता है। फ्रॉम जूक ऑपरेशन। देवेश बड़बड़ाता आता है, मुझे सस्पेंड कर दिया? जूक ऑपरेशन क्या ये उस आदमी ने किया है जिसने मुझसे उस दिन बात की थी? देवेश रिया से पूछता है कि जू कॉरपोरेशन और कैबर एजेंसी के बीच क्या मामला है।
जिस पर रिया जवाब देती है जू कॉरपोरेशन इस एरिया में कैबर एजेंसी के लिए ऑपरेटर का काम करता है। देवेश बोला ओ अच्छा, क्या तुम मुझे वहां तक ले जा सकती हो? रिया कहती है कि हाँ क्यों नहीं, जू कॉरपोरेशन पास में ही है, वैसे भी अब उसके ब्यूटी पार्लर जाने का कोई मतलब नहीं था। वो दोनों जल्द ही कंपनी के बाहर पहुंच जाते हैं। रिया कार से उतरते हुए सोच रही थी, ये क्या कर दिया है जेयू वालों ने, अगर इस मेजर शेयर होल्डर को नाराज करेंगे तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। ये सोचते हुए वो थोड़ा गुस्से में भी थी। देवेश सोच रहा था जरूर उसी लड़की ने ही दोबारा कुछ किया होगा। रिया कहती है कि मिस्टर देवेश आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मैटर को देख लूंगी। उन लोगों की आपकी कार को ब्लॉक करने की हिम्मत भी कैसे हुई, ये तो पूरा नियम के खिलाफ है। मैं अंदर जा रही हूँ देखने के लिए कि अंदर आखिर चल क्या रहा है, यहाँ ज़्यादा कुछ हुआ तो हम इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। देवेश बोल रुको ज़रा, हम दोनों साथ चलते हैं, देखे तो आखिर क्या चल रहा है। यहाँ वो दोनों सीधे अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में घुस जाते हैं जहाँ अभी कोई मीटिंग चल रही थी। सामने ही एक अधेड़ उम्र का आदमी जितेंद्र त्यागी बैठा हुआ था जो कि इस कंपनी का CEO है। वो इन दोनों को अचानक मीटिंग में दखल देने से गुस्सा हो गया। वो बोला तुम दोनों को कौन हो जो मुंह उठाए सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए। देवेश बोला मैं देवेश राय हूँ, तुम लोगों में से किसी ने मुझे मेरा काम करने से सस्पेंड कर दिया है तो मैं इस पर बात करने आया हूँ। जितेंद्र पहले से ही चिढ़ा हुआ था, वो थोड़ा गुस्से में बोला मनीष मैनेजमेंट ब्यूरो तुम्हारे अंदर में है तो इसे तुम ही संभालो। मनीष खड़ा होकर बोला ठीक है सर। वो देवेश के पास आकर बोला तुम बहुत ही घमंडी लड़के हो, हमें तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन मिला था इसलिए हमने तुम्हें निकाला है, बस इतना ही। अब तुम यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। देवेश वहां लगी कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर कहता है मिस रिया अब ये मैटर मैं आप पर छोड़ता हूँ। रिया अपने वाइस प्रेसिडेंट के फॉर्म में आ जाती है। वो चिल्लाते हुए बोली एक कंप्लेनेंट से सस्पेंड किया, तुमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। मैं कैबर एजेंसी की वाइस प्रेसिडेंट की पावर में इस जू कॉरपोरेशन से भी तुम्हें निकाल सकती हूँ। तभी वहां सभी बैठे लोग शौक के मारे खड़े हो जाते हैं। एक बोल पड़ा क्या आप वाइस प्रेसिडेंट है कैबर एजेंसी की? वो इतना ही बोल पाया था कि तभी टेबल पर वही कार्ड रिया ने फेंक दिया था जो अभी कुछ देर पहले देवेश को दिखा रही थी। सभी लोग उस चमचमाती गोल्डन कार्ड को देखकर हैरानी में बोलने लगे ये तो सच में वाइस प्रेसिडेंट है। अब जितेंद्र से रहा नहीं गया, वो गुस्से में मनीष को देखते हुए बोला मनीष ये सब क्या है, तुमने आखिर किया क्या है जो बात वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच गई है? वह बोला मिस वाइस प्रेसिडेंट इस आदमी ने एक पैसेंजर को परेशान किया है, ये हमारी कंपनी के रेपुटेशन के लिए बहुत बुरा था इसलिए मैंने इसको सस्पेंड और इसकी कार को ब्लॉक कर दिया है। रिया मनीष की बातें सुनकर भड़क पड़ती है। वो बोली तुमने एक पैसेंजर के बारे में या इस घटना के बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी? ये आदमी जिसने कुछ समय पहले ही कैबर टैक्सी सर्विस कंपनी का 21% शेयर खरीदी है और मेजर शेयर होल्डर है, वो पैसेंजर की इंसल्ट करेंगे? ये सुनकर जितेंद्र और मनीष हैरान होते हुए बोले मिस कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही हैं, ये तो सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है। रिया डेस्क पर हाथ मारते हुए बोली चुप रहो मिस्टर राय, सिटी में शांति से इस बिजनेस को समझने के लिए ड्राइविंग कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों ने बिना पूछे उन्हें ब्लॉक कर दिया। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी YouTube चैनल सिर्फ और सिर्फ वीके नॉवल स्टोरी 2.0 को। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अगले एक न्यू एपिसोड में, धन्यवाद।